in this particular case. In this part, I can summarize this case even within the 5 minutes and I can also discuss within the 1 hour. पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि 5 मिनट्स में अगर आपको समराइज करना हो तो इस केस को कैसे हम समराइज करेंगे और 1 आवर अगर हमें डिस्कस करना है तो क्या डिस्कस करेंगे। 5 आवर में अगर बात आती है, हमारे 5 मिनट्स में अगर बात कंप्लीट करना है तो सिंपल सा बात है कि हरजीत सिंह वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 8 रीड विथ सेक्शन 18B. हरजीत सिंह वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 8 read with section 18B. Point was that finally he was convicted by the trial court, high court and matter reached to the Supreme Court. He accepted his conviction. He accepted that yes, he was carrying opium. But his main point was that he should be convicted on the basis of the on the basis on the basis of the word था भाई, मैं कहाँ गया? Yes, on the basis of the morphine. He was said that he should be convicted on the basis of the morphine rather than on the basis of the opium. मेन इशू सुप्रीम कोर्ट के पास यही था कि क्या हरजीत सिंह का कन्विक्शन मोर्फिन के बेसिस पर होना चाहिए या ओपियम के बेसिस पर होना चाहिए। उसका कहना था कि जो मैं ओपियम कैरी कर रहा था उसका वेट था 7.10 मतलब कि 7.10 kg, लेकिन कह रहा था कि ओपियम में जो मॉर्फिन की क्वांटिटी थी वो मॉर्फिन की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 56.96 ग्राम था, क्योंकि ओपियम पॉपी से ओपियम को निकाला जाता है और ओपियम से मॉर्फिन को निकाला जाता है। तो कह रहा था कि he should be convicted on the basis of the quantity of the morphine rather than on the basis of the opium. But state was saying that he should be convicted on the basis of the opium rather than on the basis of morphine. अब स्टेट क्यों कह रहा था कि उसका कन्विक्शन ओपियम के बेसिस पर होना चाहिए? क्योंकि ओपियम के बेसिस पर अगर उसका कन्विक्शन होता तो यह जो क्वांटिटी है वो कमर्शियल क्वांटिटी के अंतर्गत कवर करता है, तो उसका कन्विक्शन का मैक्सिमम 10 ईयर बन रहा था। मैक्सिमम कितना बन रहा था? सॉरी, मैक्सिमम 20 ईयर्स बन रहा था। कमर्शियल कन्विक्शन के केस में मैक्सिमम 20 ईयर्स का पनिशमेंट है सेक्शन 18 के अंतर्गत। लेकिन अगर मॉर्फिन के बेसिस पर होगा जिसकी की मात्रा 56.96 ग्राम है, तो यह क्वांटिटी जो है यह लेसर देन कमर्शियल क्वांटिटी एंड मोर देन स्मॉल क्वांटिटी। इसका मैक्सिमम कन्विक्शन 10 ईयर का बन रहा था। तो वो चाह रहा था कि मॉर्फिन के बेसिस पर कन्विक्शन हो और स्टेट चाह रहा था ओपियम के बेसिस पर कन्विक्शन हो। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिज कन्विक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द ओपियम रादर देन मॉर्फिन। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा? एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉर्फिन की एंट्री अलग है, मॉर्फिन की एंट्री अलग है। जैसे मॉर्फिन की एंट्री 77 है, ओपियम की एंट्री 92 है। तो जब दोनों की एंट्री सेपरेट है तो सेपरेट एंट्री होने की वजह से हम ओपियम के बेसिस पर ही कन्विक्शन करेंगे रादर देन मॉर्फिन का। क्यों? कोर्ट ने कहा कि मॉर्फिन को जो एंट्री नंबर 77 है तब अप्लीकेबल होती है जब ओपियम मिक्सचर हो, जब ओपियम मिक्सचर हो। अगर ओपियम प्योर है, नेचुरल है, उस मैटर में हम ओपियम को ही कवर करेंगे। तो इस तरह से इसका कन्विक्शन जो हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द ओपियम रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फिन। तो फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये 2 मिनट का था, लेकिन अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में जाकर के। Harjit Singh versus State of Punjab case is related to the questions how to decide the quantum of the punishment. How to decide the quantum of punishment. In this point, section 215 to 15B, section 8, section 18B, क्वालिटी ऑफ ओपियम, सॉरी क्वालिटी ऑफ ओपियम की जो क्वांटिटी ऑफ ओपियम होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ ओपियम
एंट्रीज नंबर 56, 77, 92, 93, ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको यहीं पे समझा देना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब शुरू में एनडीपीएस एक्ट आया था, तो उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं था कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी एंटिटी और कौन सी क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा और कौन सी क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। जब आप होल एनडीपीएस एक्ट पढ़ लेंगे, आप कहीं पर आप इस तरह का क्वांटिटी नहीं पाएंगे, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि अगर इतना इसका क्वांटिटी है तो यह नारकोटिक ड्रग्स में आएगा, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में आएगा, और अगर इसका इतना क्वांटिटी है तो दिस मैटर विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी। In 2001, when the Mr. Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, in that time, Class 7A and Class 23A was inserted. Class 7A and Class 23A was inserted. In that provisions, central government was authorized to issue to decide the quantity of the to decide which quantity should be considered as a small quantity and which quantity should be considered as a commercial quantity. इसी पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपना नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग स्मॉल क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो स्मॉल क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि स्मॉल क्वांटिटी का ऑफेंस है, कैसे डिसाइड करेंगे कि कमर्शियल क्वांटिटी का ऑफेंस है, तो यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि यह 2001 में बना हुआ है लिस्ट, और बार बार कंटिन्यू इसको मॉडिफाई भी किया गया है, फिर भी इस लिस्ट में बताया गया है कि यह नोटिफिकेशंस किस पावर को यूज करके लाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यह नोटिफिकेशंस यहाँ पर सेक्शन 2 का क्लास 7 है और सेक्शन 2 का 23A है। इन दोनों क्लास के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया है, जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी तो डिफाइन किया गया सेक्शन 27A में। इस सेक्शन में कहा गया है कि कमर्शियल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कमर्शियल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच इज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल क्वांटिटी कहेंगे। इस कमर्स ये है कमर्शियल क्वांटिटी का है। अब इस स्मॉल क्वांटिटी क्या है, यहाँ डिफाइन किया गया है, ये दोनों ही प्रोविजन 2001 में इंसर्ट किया गया है। कमर्शियल क्वांटिटी के रिगार्डिंग कहा गया है, स्मॉल क्वांटिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे कहा गया है कि स्मॉल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन दोनों के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी है। इसी दोनों पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से एक टेबल बनाया। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, नेम ऑफ द नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस दिया गया है, केमिकल नेम दिया गया है, किस क्वांटिटी को हम स्मॉल क्वांटिटी कहेंगे और किस क्वांटिटी को हम कमर्शियल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक ना। अब आप देखेंगे कि इसमें लगभग 238 एंट्री है। इस तरह का कितने तरह के सब्सटेंस इसमें 239 है। और अभी मोदी जी के रिजीम में भी कुछ एंट्री और ऐड कर दिया गया है। अभी हम फॉर एग्जांपल के रूप में अगर आपको बताना चाहें तो मोदी जी के टाइम में एक एंट्री ऐड हुई है, उसका मैं आपको शायद उसका मैं ओपन नहीं किया हूँ, लेकिन ऐड हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब है जो एंट्री 239 है, टोटल 239 एंट्री, इसी के माध्यम से डिसाइड होता है कि कौन सा क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी में आएगा और कौन सा क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी में आएगा। तो हमारे केस के पर्पज से एंट्री नंबर 56 रिलेवेंट है। एंट्री नंबर 56, 77, 92, 93। एंट्री नंबर 56 बताता है कि हीरोइन भी इसी से डिराइव होता है, एंट्री नंबर 56। अगर आप इस एंट्री को नहीं समझ पाएंगे तब आप इस केस को नहीं समझ पाएंगे। बहुत सर्च करने के बाद मिला है, समझ लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि एंट्री नंबर 56 लिखा हुआ है। एंट्री नंबर 56 हीरोइन की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर हीरोइन 5 ग्राम से कम है, अगर हीरोइन 5 ग्राम से कम है तो हम उसको स्मॉल क्वांटिटी कहेंगे।
अगर हीरोइन की मात्रा 250 ग्राम से ज्यादा है तब हम उसको कमर्शियल क्वांटिटी कहेंगे। बाय चांस अगर हीरोइन की मात्रा 700 ग्राम है तब क्या कहेंगे? 5 ग्राम से ज्यादा और 250 ग्राम से कम, तो हम इसको कहेंगे थर्ड कैटेगरी का जो पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, कि दैट क्वांटिटी इज विच इज मोर देन स्मॉल क्वांटिटी एंड लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी, दैट विल बी कम अंडर द कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी। जैसा कि अगर आप सेक्शन 18 पढ़ेंगे, सेक्शन 18 में जब हम चर्चा करेंगे, आज जिसे हमें चर्चा भी करना है, 18A स्मॉल क्वांटिटी की बात करता है, 18B कमर्शियल क्वांटिटी की बात करता है, कमर्शियल क्वांटिटी की बात करता है। और 18 का सी है, जो सेक्शन 18 का सी, वह कहता है कि मोर देन स्मॉल क्वांटिटी लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 18 क्लास सी। तो हीरोइन की मात्रा 5 ग्राम से ज्यादा है तो उस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट 1 ईयर मिलेगा। अगर हीरोइन की मात्रा 250 ग्राम से ज्यादा है तो मैक्सिमम पनिशमेंट 20 साल मिलेगा। अगर हीरोइन की मात्रा 5 ग्राम से ज्यादा और 250 ग्राम से कम, फॉर द एग्जाम्पल 7 ग्राम की है, तो उसमें आपका पनिशमेंट मैक्सिमम 10 ईयर मिलेगा। ये रहा हीरोइन की एंट्री नंबर 56। अब एंट्री नंबर 77, जिसका कि वो आर्गुमेंट करता है, 77 का मोर्फिन है। मोर्फिन की कैटेगरी क्या है? अगर मोर्फिन 5 ग्राम से कम है तो वह स्मॉल क्वांटिटी का कहलाएगा, और 250 ग्राम से ज्यादा है, अगर 250 ग्राम से ज्यादा है तो हम उसको कमर्शियल क्वांटिटी कहेंगे। इस फैक्ट में क्या है, थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूं, फिर हम मोर्फिन के बारे में चर्चा करेंगे। बस 1 मिनट का टाइम लगेगा। तुम लोग हो कि चले गए हो? मैं हो। यस सर। है सर। देखना पड़ता है ना, छुट्टी उट्टी संडे उंडे का दिन है। तो हमारे कहने का मतलब, इसका फैक्ट पढ़ लो तब उसको समझ में आएगा। फैक्ट लेमैन की भाषा में पहले बता देता हूँ, फिर अंग्रेजी में बता दूंगा। फैक्ट सिंपल से ये था कि पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी जो थी वह पेट्रोलिंग कर रही थी और हरजीत सिंह अपोजिट साइड से आ रहा था। जैसे पुलिस को उसने देखा, उसको तुरंत डर लग गया। उसे लगा कि कोई, हमें लग रहा है इन्फॉर्म कर दिया क्या कि मैं ओपीएम को कैरिंग कर रहा हूँ। उसके मन में तुरंत शंका आ गया और तुरंत अपना उसने रास्ता चेंज कर दिया। जैसे ही रास्ता चेंज किया, पेट्रोलिंग पार्टी को डाउट हो गया, अरे ये हमें देखते ही क्यों रास्ता चेंज कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? पेट्रोलिंग पार्टी ने उसको तुरंत रोक लिया, हरजीत सिंह को। उधर से अशोक कुमार नाम का एक व्यक्ति आ रहा था। उसको पुलिस ने कहा कि देखो भाई, इसका हम लोग सर्च एंड सीजर करने जा रहे हैं, तुम एक विटनेस के रूप में देखोगे क्या क्या है, नहीं तो अदरवाइज कल को कहेगा कि पुलिस ने जबरदस्ती मारपीट करके हमारे जेब में हीरोइन रख दिया और हमें अरेस्ट करके लेकर के चली गई। तो पुलिस ने क्या किया कि जब सर्च किया, उसके जो बैग लिया हुआ था, तो पुलिस ने जब सर्च किया तो उसकी क्वांटिटी टोटल, तो उस क्वांटिटी ओपीएम की रिकवरी हुई। तो ओपीएम की जब रिकवरी हुई तो उसने 10-10 ग्राम का 2 सैंपल उसने निकाल लिया पुलिस ने, कि ये लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। बाकी ओपीएम जो बचा, और 7.10 केजी का ओपीएम बचा, 7 किलो 100 ग्राम का केजी का ओपीएम बचा। 2 सैंपल निकालने के बाद 10-10 ग्राम का सैंपल निकाल लिया गया, फिर भी रिमेनिंग ओपीएम कितने का बचा? 7.10 केजी का ओपीएम बचा। तो यह इसने कहा, पुलिस ने कहा कि यह कमर्शियल क्वांटिटी का आता है। क्यों कमर्शियल क्वांटिटी का आता है? कमर्शियल क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे? कोई पूछ दे कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि 7.5 केजी का है तो ये कमर्शियल क्वांटिटी का है? हम तो कह रहे हैं कि स्मॉल क्वांटिटी का है, या हम कह रहे हैं मिडिल क्वांटिटी का है। तब मैं उसको कहूंगा कि देखो बच्चे, तुम्हें एंट्री सर्च करनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा कि ओपीएम की एंट्री कहाँ पर है। ये तो 77 मॉर्फिन की एंट्री है। अब तुम्हें बताएंगे कि एंट्री नंबर 92 तुम्हें जाना पड़ेगा। 92 किसके बारे में बात करता है? ओपीएम के बारे में कहता है। 92, एक मिनट, 92 ओपीएम की एंट्री बताता है। यह बताता है कि अगर 25 ग्राम तक है या 25 ग्राम तक है तो यह स्मॉल क्वांटिटी का कहा जाएगा। लेकिन अगर 250 केजी से ज्यादा है तो कमर्शियल क्वांटिटी का कहा जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि फैक्ट में कितना ओपीएम था। 7.10
केजी ओपियम था। 7 केजी से ज्यादा, 7 केजी से ज्यादा ओपियम था। जब 7 केजी से ज्यादा ओपियम है तो आप ही बताइए कि यह कमर्शियल क्वांटिटी में आएगा कि स्मॉल क्वांटिटी में आएगा या मिडल में आएगा। तो 250 से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ये 7 केजी का है तो यह कमर्शियल क्वांटिटी में आएगा। लेकिन टेक्निकलिटी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा देखिएगा। तो इस फैक्ट के हिसाब से एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर। फैक्ट के हिसाब से क्लियर हो गई कि यह 7 केजी कमर्शियल क्वांटिटी के लिए है। और पुलिस ने क्या किया कि एक चार्ज फ्रेम किया, एफआईआर रजिस्टर्ड की, और एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्ज सबमिट कर दिया। चार्ज जब सबमिट हो गया और ट्रायल स्टार्ट हो गया। जब इस ट्रायल स्टार्ट हुआ तो ट्रायल का एक प्रोसीजर है। मैं आपको शुरू में बता रहा था कि एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 2 का क्लास 29 कह रहा है कि जो बात, जो प्रोसीजर एनडीपीएस एक्ट में नहीं लिखी गई है लेकिन सीआरपीसी में मेंशन है, तो वह हम सीआरपीसी को फॉलो करेंगे। जब हम आपको ट्रायल पढ़ा रहे थे, एक मिनट प्लीज होल्ड। जब हम आपको ट्रायल पढ़ा रहे थे तो हम आपको बता रहे थे कि चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल के दौरान एक्यूज से पूछा जाता है कि आर यू प्लीडिंग द गिल्ट, तो कहता है कि नो आई एम नॉट प्लीडिंग द गिल्ट। अगर वो गिल्टी को प्लीड कर लिया तो ट्रायल वहीं खत्म हो जाता है, कन्विक्शन होता है, ट्रायल खत्म हो जाता है। इसमें इसने मना कर दिया, इसने कहा नहीं मैंने कोई क्राइम क्राइम नहीं किया हूं, मैं इनोसेंट हूं। फिर क्या हुआ कि 330 में, यह सीआरपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसको कि इनॉर्मस पावर मजिस्ट्रेट को देता है। अगर मजिस्ट्रेट बहुत ही तेज तरार हो तो इस सेक्शन को यूज करके 90% केसेस को के ट्रूथ को फाइंड आउट कर लेता है कि पुलिस क्या कर रही है, गलत है कि सही है, सच्चाई क्या है। इसीलिए इंटरव्यू का 90% अगर इंटरव्यू अगर आप जुडिशरी का देते हैं तो आप मान के चलिए कि सेक्शन 313 सीआरपीसी का क्वेश्चन मैंडेटरी है कि पूछेगा ही पूछेगा। 100% तो नहीं कहूंगा मैं, ये कई बार कुछ लोगों से नहीं पूछता है, लेकिन यह सबसे पॉपुलर सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या होता है, मजिस्ट्रेट एक्यूज को पर्सनली बुलाता है, अपने चेम्बर में बुलाता है, पूछता है कि भाई सच्चाई बताओ कि क्या क्या है क्या नहीं है। खैर यहाँ मैं उसको डील करने नहीं जाता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कोर्ट ने इसको बुलाया कि तुम बताओ कि भाई सच्चाई क्या है, वो सीधा कहा कि मिलाट्स, मैं तो बड़ा भोला भाला इनोसेंट आदमी हूँ। मैं रास्ते से आ रहा था, आ कह रहा था मैं तो फिजिकली चल भी नहीं पा रहा था। कह रहा है कि नॉट फिजिकली फिट इवन टू वॉक। कह रहा है कि मैं तो 1999 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा फिजिकली मैं चल भी नहीं पा रहा था, और पुलिस ने मुझे जबरदस्ती उठा करके लेकर गई, और सिर्फ लेकर गई ही नहीं, 6,000 रुपया हमसे छीन भी लिया। इसने कहा कि मैं तो ओपीएम कैरी करने की बातें छोड़ दीजिए कि मैं बैग में ओपीएम लेकर के जा रहा था। मैं तो लंगड़ा लूला था, पाहिज था, एक्सीडेंट में मेरे चलने की सामर्थ्य ही नहीं था। पुलिस आई, मुझे गलत तरीके से फंसा दी और 6,000 रुपया भी मेरा छीन कर लेकर चली गई। इस तरह से मैं इनोसेंट हूँ। लेकिन इस तरह के इसके आर्गुमेंट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और पाया कि नो ही वाज फिट सुटेबल टू वॉक लाइक दिस करके ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन किया। जब स्पेशल कोर्ट ने जब कन्विक्शन किया तो स्पेशल कोर्ट ने उसका कन्विक्शन कहाँ पे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पेशल कोर्ट ने कन्विक्शन करते हुए रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स दे दिया, फाइन दे दिया, लाइक दी सेक्शन 18 में उसका कन्विक्शन हुआ। हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने सेशन ट्रायल के कन्विक्शन को कन्विक्ट कर मतलब अप्रूव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में गया, यही मुझे डिस्कस करना है कि सुप्रीम कोर्ट में इशू क्या था, डिसीजन क्या था, रेशियो क्या था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अप्रूव करते हुए हरजीत के कन्विक्शन को अप्रूव कर दिया। तो यहाँ पे कन्विक्शन का भी पॉइंट है, ही वाज इवन द ही वाज कन्विक्टेड बाय स्पेशल कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इशू क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने, मेन इशू यहाँ पर एक बन करके आता है। उसने आर्गुमेंट करना शुरू किया। उसने कहा कि क्वेश्चन था, इशू है कि वेदर रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड 1 लाख फाइन शुड बी जस्टिफाइड। एक कहा कि मेरा कन्विक्शन जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर के लिए किया गया है, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है, बताएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी कंसीडर्ड एट टाइम ऑफ इम्पोजिंग ऑफ द सेंटेंस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम डिसाइड करेंगे कि ओपीएम को ध्यान रखना है या आपको मॉर्फिन को ध्यान में रखना है। ओपीएम क्या होता है, मॉर्फिन क्या होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक हमने आपके लिए इजी इशू फ्रेम किया है, जो कि थर्ड इशू कुछ है नहीं, बस सेकेंड इशू का क्लेरिफिकेशन है, जिससे कि आप समझ सकें। ये कहता है कि वेदर कन्विक्शन ऑफ अपिलान शुड बी बेस्ड ऑन ओपियम और मॉर्फिन। वेदर कन्विक्शन ऑफ अपिलान शुड बी बेस्ड ऑन ओपियम और मॉर्फिन। अब उसका आर्गुमेंट यहां से शुरू हो जाएगा। उसका आर्गुमेंट आर्गुमेंट बता दें या सबसे पहले वो बता दें आपको मॉर्फिन क्या होता है, ओपियम क्या होता है। चलिए आर्गुमेंट बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। उसने साफ शब्दों में कहा कि मिलार्ड्स, मैंने मान लिया कि मैं ओपीएम कैरी कर रहा था, और मैं भी मान लिया कि ओपीएम का जो वेट था 7.10 केजी था, मान लिया। लेकिन उस ओपीएम में मॉर्फिन की मात्रा कितनी थी। जैसे कई बार क्या होता है ना कि ओपीएम की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर ओपीएम मिक्सचर है और उसमें मॉर्फिन की मात्रा 0.2% से कम है, तो उस मामले में आपका कन्विक्शन होगा ही नहीं, उसका पनिशमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो जिस क्वांटिटी में मॉर्फिन की मात्रा जितना ही ज्यादा रहेगी, उतना ही वो ज्यादा खतरनाक होगा, ठीक ना। तो उसीलिए कह रहा है कि ओपीएम ठीक है कि 7.1 केजी था, लेकिन जो उसमें मॉर्फिन की मात्रा थी 0.8 मॉर्फिन 0.8% मॉर्फिन था। दैट इज द 56.96 ग्राम था। कह रहा है कितना ग्राम था, 56.96 ग्राम था। और इसके हिसाब से ये क्यों कह रहा है कि 56.96 ग्राम होने का फायदा इसको क्या मिल रहा है। वो कह रहा है, यहाँ पे देखो, अगर तुम ओपीएम के हिसाब से डिसाइड करोगे, ओपीएम कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाएगा, क्योंकि एंट्री नंबर 92 बता रहे थे कि 2.5 केजी से ज्यादा ओपीएम होगा तो कमर्शियल हो जाएगा। लेकिन अगर केस मॉर्फिन के हिसाब से डिसाइड होगा, तो मॉर्फिन का एंट्री नंबर 77 कह रहा था, एंट्री नंबर 77 कह रहा था, एक मिनट, हाँ, एंट्री नंबर 77 कह रहा था कि अगर 250 ग्राम से ज्यादा है तब कमर्शियल होगा, लेकिन 250 ग्राम से कम है, जैसा कि इस साइट कर रहा है, ये अपने आप को कितना बता रहा है ना, 56.96 बता रहा है, जैसे कि 56.96 बता रहा है। तो इसके हिसाब से इसका मैटर मिडल में आना चाहिए। इसके हिसाब से इसका कहना है कि मेरा कन्विक्शन उस ऑफेंस के लिए होना चाहिए जो कि मोर देन स्मॉल क्वांटिटी एंड लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी। इस बात को तुम समझ रहे हो कि नहीं तुम सब भाई, कि समझा दो दोबारा क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं हाँ, सर, समझ रहे हैं सर। समझ, अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कई बार क्या होता है, मुझे लगता है कि तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं कई बार उसको रिपीट करता हूँ और तुम सब इरिटेट हो जाते हो, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बच्चों को समझा दो बढ़िया से। तो बस इसका यही मतलब है। हम अब यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, 3 सेक्शन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 18 का ए, जो कि स्मॉल क्वांटिटी की बात करेगा। सेक्शन 18 का बी, जो कमर्शियल क्वांटिटी की बात करेगा। सेक्शन 18 का सी, जो कि मिडल क्वांटिटी की बात करेगा। अब इस केस में अगर केस ओपीएम पर डिसाइड होगा तो कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाएगा। अगर केस मॉर्फिन पर डिसाइड होगा तो यह आ जाएगा सी में आ जाएगा। कमर्शियल में आएगा तो पनिशमेंट ज्यादा होगा, मिडिल में आएगा तो पनिशमेंट कम होगा। अब इसी का हमें आंसर ढूंढना है। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये ओपीएम पर डिसाइड होगा। अब आ जाते हैं प्रोविजन पे। हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया। अब हमने रिलेशन भी बना दिया है। ओपीएम की क्वांटिटी थी 7.1 केजी, उसमें मॉर्फिन की मात्रा थी 56.96 ग्राम। पहले हम आपको बता दें कि ओपीएम मॉर्फिन ये सब आता कहाँ से है। जब आप डिफिनीशन पढ़ेंगे, ओपीएम की डिफिनीशन पढ़ेंगे, कल मैंने पढ़वाया भी था आपको। ओपीएम के डिफिनीशन में कहता है कि ओपीएम, एक मिनट उसकी डिफिनीशन को पढ़ देते हैं। ओपीएम कहता है कि ओपीएम एक तरह का जूस है। ओपीएम क्या है,
एक तरह से जूस है जो कि ओपियम पॉपी से डिराइव होता है। ओपियम कहाँ से डिराइव होता है? ओपियम पॉपी से डिराइव होता है। और ओपियम क्या है? एक जूस है। वो मैंगो जूस, वो क्या बोलते हैं, वो बनाना शेक वाला जूस नहीं है, लेकिन है जूस। उसके डिफिनेशन में वर्ड यूज होता है कि दिस इज द जूस। एक मिनट रुक जाओ, ये टेक्निकल है ना, थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। ओपियम, यस, MNOP, ओपियम है ना। ये पिछला वाला हिस्सा है, ओपियम डिराइव ओपियम। ओपियम क्या कहता है? ओपियम ओपियम कह रहा है द ओपियम इज द कोगुलेटेड जूस ऑफ द ओपियम पॉपी। ओपियम क्या होता है? ओपियम वास्तव में कोगुलेटेड जूस होता है। कहाँ से डिराइव होता है? यह डिराइव होता है आपका ओपियम पॉपी से, यह डिराइव होता है। तो फिर अगर हम ओपियम का दूसरा पार्ट है कि एनी मिक्सचर, जैसे पहले पार्ट में हमने बता दिया, यहाँ पे था कि ओपियम क्या है? यह एक कोगुलेटेड जूस होता है जिसमें मॉर्फिन, कोडीन और थियाबिन पाया जाता है। जब हम ओपियम डिराइव पढ़ेंगे तब वहां पे आपको पता चलेगा कि ओपियम से ही मॉर्फिन पाया जाता है, कोडीन पाया जाता है और थियाबिन पाया जाता है। ओपियम में मॉर्फिन जो होता है, जिस ओपियम में ज्यादा मॉर्फिन पाया जाएगा वो बेस्ट क्वालिटी का ओपियम माना जाएगा। जैसे कैटेगरी है ना ओपियम की भी, तो अगर ओपियम में मॉर्फिन पाया जाएगा तो सबसे ज्यादा नशा करेगा, सबसे ज्यादा जहरीला होगा, जो भी रहेगा तो मॉर्फिन होगा। क्योंकि ओपियम के दो पार्ट हैं। ओपियम का डिफिनीशन का एक नेचुरल है, कंजुगेटेड जूस ऑफ द ओपियम पॉपी। यह नेचुरल है, एकदम पेड़ से निकाल करके, बिना, जैसे शहद मक्खी होता है, शहद होता है ना, नेचुरल शहद होता है। और दूसरा शहद होता है जो बाबा रामदेव की मशीन में बना दिया जाता है, या बाबा रामदेव जैसे अदर मशीनों में सब बनाते हैं। तो दूसरा पार्ट है एनी मिक्सचर। ओपियम या तो कॉग्लिकेटेड जूस ऑफ द ओपियम पॉपी हो, या मिक्सचर हो जिसमें नेचुरल जूस को मिला करके, बाकी मिक्सचर को मिला करके बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई मिक्सचर तैयार किया जा रहा है जिसमें कि मोर्फिन की मात्रा 0.2% से कम है, तो उसको हम ओपीएम की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जैसे हम एग्जांपल हमेशा देते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध में अगर 25 लीटर पानी मिला दोगे तो हम उसको कहेंगे कि हाँ ये दूध है। ठीक है, क्वालिटी कम है, खराब है, लेकिन दूध कहेंगे। लेकिन अगर हम 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दें या 50 लीटर पानी मिला दें, 1 लीटर दूध है और 50 लीटर पानी है, तो आप उसको पानी कहोगे कि दूध कहोगे? ऑफकोर्स तुम कहोगे कि पानी है, ठीक ना। तो वही कह रहा है, अगर ओपियम में अगर मिक्सचर है, नेचुरल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेचुरल है, कोलुगेटेड जूस ऑफ ओपियम पॉपी है, तब वहां दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मिक्सचर क्या है, आपने किसी मशीन के थ्रू ओपीएम के कुछ क्वांटिटी लेकर के मिला करके बना रहे हैं, लेकिन उसमें अगर मॉर्फिन की मात्रा 0.2 से कम आ रही है तो वह ओपीएम के डिफिनीशन में नहीं आएगा। एक बात, ओपीएम डेरिवेटिव का डिफिनीशन कहता है कि एक मेडिकल ओपीएम हो गया, प्रिपेयर्ड ओपीएम हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेमली मोर्फिन, कोडीन, थियाबिन एंड देयर साल्ट्स, ये सब भी जहां अगर रहेंगे तो ओपियम डेरिवेटिव्स ये ओपियम से ही डिराइव होते हैं। मोर्फिन, कोडीन और थियाबिन कहाँ से डिराइव होते हैं? ओपियम से डिराइव होते हैं। तो हम यही कहते हैं, ओपियम कहाँ से डिराइव होता है? ओपियम पॉपी से डिराइव होता है। मोर्फिन, कोडीन, थियाबिन जैसे सब्सटेंस कहाँ से डिराइव होते हैं? ओपियम से डिराइव होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं चार्ट है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, टू द पॉइंट चलते हैं। ये आर्गुमेंट अपिलान का क्लियर हो गया, मैंने कंफर्म कर दिया कि उसने कहा था कि मॉर्फिन के बेसिस पर डिसाइड करिए रादर देन दिस पॉइंट। अब यहाँ पर आता है सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 18 क्या है। एक मिनट में आपको डिफाइन कर देता हूँ। पिछला क्लास में आपको बताया था कि सेक्शन 8 सिंपल शब्दों में कहता है कि कोई भी व्यक्ति नार्कोटिक ड्रग्स का या साइकोट्रिक सब्सटेंस का कल्टीवेशन, possession, import, export, sale, purchase like this, each and everything was prohibited। वहां पे
सेक्शन 8 में चाहे कल्टीवेशन हो, सेलिंग हो, परचेजिंग हो, चाहे नारकोटिक ड्रग्स का या साइकोट्रिक सब्सटेंस का, टोटल प्रोहिबिट कर दिया गया था। 3 एक्सेप्शन थे उसमें। एक पाला था साइंटिफिक पर्पजेस के लिए, दूसरा मेडिकल पर्पजेस के लिए, और तीसरा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो सिर्फ डेकोरेशन पर्पज के लिए, तो वहां पे एक्सेप्शन था। तो हम कह सकते हैं कि रूल प्रोहिबिट कर दिया था। तो जब रूल प्रोहिबिट कर दिया था, लेकिन सेक्शन 8 जो था वो पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ बताता था कि दिस इज द प्रोहिबिटेड। जैसे मान लीजिए कि रेप है, 375 में है, तो 375 में सिर्फ डिफिनीशन है रेप का, पनिशमेंट के लिए अलग से सेक्शन है। पनिशमेंट कहाँ पे है रेप का? 376 में है। कल्पेबल होमिसाइड का डिफिनीशन 299 में है, पनिशमेंट कहाँ है? 304 में है। मर्डर 300 में डिफाइन है, पनिशमेंट कहाँ है? अलग है। उसी तरह से नारकोटिक ड्रग्स का सेक्शन 8 कुछ एक्टिविटी को प्रोहिबिट करता है, लेकिन उसका पनिशमेंट कहाँ दिया गया है? पनिशमेंट सेक्शन 18 में दिया गया है। तो ये जो था एक कैरिंग कर रहा था, ओपीएम को कैरी कर रहा था, जो नारकोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आ रहा है, जो कि सेक्शन 8 में प्रोहिबिट किया गया है। इसीलिए जब इसका चार्ज फ्रेम किया गया था तो सेक्शन 18 में फ्रेम किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सेक्शन 8 एंड 18, you can say that section 8 is the definition parts. We can say that section prohibits carrying on cultivation like this of the substance, narcotic drugs and psychotropic, but that particular section does not talks about the punishment. For the punishment there are separate provisions. For the example, section 18 like this. अब सेक्शन 18 को हम डिफाइन कर देते हैं, बस 1 मिनट और लगेगा। सेक्शन 18 के 3 पार्ट हैं। 18 का ए बी सी। एक्चुअली ना एग्जाम में यही पूछा जाएगा तुम सबों से, फिर मत कहना कि नहीं। सेक्शन 18 के 3 पार्ट है, ए बी और सी। ए स्मॉल क्वांटिटी की बात करता है जिसका कि पनिशमेंट 1 ईयर तक हो सकता है। बी का पनिशमेंट, बी का क्या कहता है? कमर्शियल क्वांटिटी का है। सी क्या कहता है? ये दोनों के बीच का पनिशमेंट है। तो इसी में इन दोनों का आर्गुमेंट चल रहा है, सेक्शन 18 पर आर्गुमेंट है। यहाँ पर अब स्टेट ने आर्गुमेंट लिया, इसने तो अपना आर्गुमेंट दे दिया प्लांट ने कि मोर्फिन के बेसिस पर डिसाइड करिए। स्टेट कहता है कि नो मिलार्ड्स, मोर्फिन के बेसिस पर केस डिसाइड नहीं होना चाहिए, वास्तव में केस ओपीएम के बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों भाई, क्यों ओपीएम के बेसिस पर डिफाइंड पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, क्यों आप कह रहे हैं कि आप ओपीएम के बेसिस पर डिफाइन करिए? जो लॉजिक है, आर्गुमेंट है, ये इसी को प्रॉब्लम बना करके आपके सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आर्गुमेंट सुनिए। स्टेट कहता है कि मिलार्ड्स देखिए, ओपीएम डिफाइन किया गया है, ओपीएम डिफाइन किया गया है। जब ओपीएम डिफाइन किया गया है, ओपीएम के 2 पार्ट हैं, ओपीएम के डिफिनीशन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट था कि जो कि कॉन्ग्लोगेटेड जूस था, भाई क्या इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं उसको, बताओ भाई तुम सबको अंग्रेजी। कोगुलेटेड जूस ओपीएम था ना, भाई यार हम तो बस अंग्रेजी आती नहीं, किसी तरह खींच ले जाते हैं काम भर। तो स्टेट कहता है कि मिलार्ड्स का 2 पार्ट है। पहला डेफिनेशन है कोगुलेटेड जूस ऑफ द ओपीएम। अगर कोगुलेटेड जूस ऑफ ओपीएम है, जब प्योर है, तब वहां पे क्वेश्चन ही एराइज नहीं होता है उसमें मोर्फिन की मात्रा कितनी है। स्टेट कहता है कि मोर्फिन की मात्रा कितनी है यह डिसाइड करने का बाद तब उठता है जब ओपीएम की क्वांटिटी जो है मिक्सचर हो। मतलब स्टेट ने कहा कि यहाँ पे 2 पार्ट हैं इसके, इस डेफिनेशन के। पहला पार्ट है ओरिजिनल प्योर, पेड़ से एकदम टूटा हुआ आपको फल थमा दिया, तो यहाँ पे उसमें क्वेश्चन ही नहीं राइज होता है कि कितना मॉर्फिन है, कितना मॉर्फिन नहीं है, चाहे कम है चाहे बेसी है, चाहे 2% हो, चाहे 10% हो, चाहे 4% हो। कुछ दिन पहले एक क्या हुआ था कि एक कंपनी है, वो कंपनी चिप्स बनाती है। उस कंपनी में क्या हुआ था, उसने एक कंडीशन लगा दिया था कि किसानों का वही आलू खरीदेगा वो, जो एक कंपनी ने अपना वो बना दिया था, शेप बना दिया था, जैसे होल बना दिया था कि इस होल में से जो आलू क्रॉस कर जाएगा उसी को हम यहाँ पर आलू परचेज करेंगे, या जो बड़े साइज के आलू हैं जो इस होल में से क्रॉस नहीं कर पाएंगे उसको हम चिप्स बनाने के लिए नहीं खरीदेंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हुआ क्या कि बहुत सारे किसानों का नुकसान हो गया।
अब भाई किसान उत्पादन कर रहा है तो उसको थोड़ी मालूम है कि ये आलू बड़ा होगा कि छोटा होगा, उसको क्या मालूम है। वो तो उत्पादन किया, कुछ बड़े हो गए कुछ छोटे हो गए। अब किसानों ने केस फाइल कर दिया, मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के फेवर में डिसीजन देते हुए कहा कि ये चीज का, जिस चीज का उत्पादन है, इस साइज किसान डिसाइड नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आलू का उत्पादन करना है, उसने उत्पादन किया, साइज क्या है, दैट इज द इमेटेरियल्स, तो वहां पे किसानों के फेवर में गया। इसीलिए यहाँ पे कोगुलेटेड जूस ओपियम का जो नेचुरल ओपियम है, उसमें कितने परसेंट मॉर्फिन की मात्रा है, इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। स्टेट कहता है, स्टेट कहता है मिलार्स। अगर कंपनी में अगर कोई इस तरह का ओपियम लेकर के बाकी सब्सटेंस को मिला करके अगर कोई बनाता है ओपियम, वहां पे क्वेश्चन राइज होगा उसमें मॉर्फिन की मात्रा कितनी थी। स्टेट कहता है कि इसके पोजीशन से जो रिकवरी हुई है 7.10 केजी, वह फर्स्ट कैटेगरी में आता है, वह क्लास 15 के पार्ट ए में आता है। तो इसलिए मॉर्फिन का जो कंडीशन है कि मॉर्फिन की मात्रा कितनी है, वह अप्लाई नहीं होगा। पहला आर्गुमेंट था। दूसरा आर्गुमेंट था, स्टेट ने आर्गुमेंट किया कि मिलार्ड्स, दूसरा आर्गुमेंट हमारा ये है कि जब मोर्फिन की एंट्री 77 है, मोर्फिन की एंट्री 77 है और ओपीएम की एंट्री 92 है, ओपीएम की एंट्री क्या है, 92 है। जब दोनों की सेपरेट सेपरेट एंट्री है, दोनों की एंट्री है, तो हम ओपीएम जब नेचुरल होगा तब एंट्री नंबर 92 में ले जाएंगे, और जब मिक्सचर होगा तब एंट्री नंबर 77 में ले जाएंगे। और यह नेचुरल है, नेचुरल ओपीएम होने की जगह की वजह से यह मैटर एंट्री नंबर 92 का बन रहा है। इसलिए दिस मैटर शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ओपीएम रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फिन। Honorable Supreme Court, impressed from the arguments of these arguments of the state, and the judgment was delivered in favor of the state and against the accused, against the appellant. That's why case was decided on the basis of the opium rather than on the basis of the morphine. खत्म कहानी। अगर कल को प्रॉब्लम फ्रेम कर दिया जाए तो ओपियम में मॉर्फिन की मात्रा को कब कंसीडर करके केस डिसाइड किया जाएगा, तो आप साफ शब्दों में कहना कि ओपियम की दो कैटेगरी होती है, नेचुरल ओपियम और मिक्सचर ओपियम, मैन्युफैक्चर्ड ओपियम। जब नेचुरल ओपियम होगा वहां पे मॉर्फिन की क्वांटिटी डिसाइड नहीं होगी, वह मैटर 92 के मैटर में जाएगा, एंट्री 92 में आएगा। लेकिन अगर ओपीएम मिक्सचर है तब वहां पे क्वेश्चन राइज होगा, तब वह मैटर मॉर्फिन के हेल्प से डिसाइड किया जाएगा। यही इनका आर्गुमेंट था और इसी आर्गुमेंट का बेस था। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके कन्विक्शन को सेक्शन 18 क्लास बी में कन्विक्शन हुआ। 18 क्लास बी किसकी बात कर रहा था, कमर्शियल का, और 2.5 केजी से ज्यादा था ओपीएम, इसलिए इनका कन्विक्शन ही वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 18 क्लास बी। ठीक ना। यहाँ पे देखो अब बता भी दिया गया है कि ओपीएम दो तरह का होता है, प्योर ओपीएम होता है और मिक्स्ड ओपीएम होता है। प्योर ओपीएम कब कहेंगे और मिक्स्ड ओपीएम कब कहेंगे, क्या क्या क्वालिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया। सुप्रीम कोर्ट का रेशियो है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताता भी है कि ओपीएम को कैसे पहचानेंगे, कब हम ओपीएम को लेबोरेटरी में भेजेंगे, कब बिना लेबोरेटरी भेजे ही हम पहचान लेंगे कि क्या है। ओपीएम के बारे में बताता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ओपीएम एक अपने आप में सब्सटेंस है जिसको एक बार देख लेने और सूंघ लेने से, स्मेल कर लेने से उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मतलब कहते हैं लोग ना कि हाँ प्यार का नशा एक अलग ही नशा होता है, शायद उससे तो कड़वा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन ओपीएम का भी ये कह रहा है कि ये भी इसका एक अदर कैटेगरी है जिसको अगर एक बार इसके आप टच में आ जाते हैं तो आप इसके जो स्मेल है आप कभी भी भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ओपीएम अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इसका है कि ये बहुत ही स्ट्रांग सेंट देता है, इसकी सुगंध या जो भी कहना है इसमें बहुत ज्यादा होता है या जैसे भी होता है। तो फिर कहता है
कि सब्सटेंस बता देता हूँ, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये साफ शब्दों में कहता है कि अगर प्योर ओपियम है, उसको हम बस हाथ में ले करके और सूंघ करके बता देंगे कि वह ओपियम है। लेकिन अगर मिक्स किया हुआ है, बाकी सब्सटेंस में मिलाए हुए हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है डिसाइड करने में, क्या ये ओपियम क्या है, कितना क्वांटिटी मोर्फिन की है, कितना क्वाडीन की है। उसके लिए हम केमिकल एनालिसिस में या लेबोरेटरी में भेजते हैं। ये रहा अपना दोनों में डिफरेंस करने का। इसमें कमर्शियल क्वांटिटी माना गया, क्यों माना गया आपको बता ही दिया हूं, क्योंकि ओपीएम के बेसिस पर सेक्शन 8 का क्लियर कट वायलेशन था कि वह व्यक्ति अपने हाथ में लेकर के जा रहा था, और जो लेकर के जा रहा था न इस साइंटिफिक पर्पज के लिए लेकर के जा रहा था, न ही कमर्शियल पर्पज, न ही मेडिकल पर्पज से जा रहा था, न ही सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से उसको परमिशन मिला हुआ था। इस तरह से वो सेक्शन 8 का क्लियर कट वायलेशन था। इसको बेस बना करके सेक्शन 8 में कन्विक्शन है, जिसको मैं चर्चा कर दिया हूँ। स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी लाइक दिस, इस तरह से ही वाज कन्विक्टेड अंडर द दैट पार्टिकुलर सेक्शन। दैट इज नथिंग, यहाँ पे कंप्लीट है, इसमें अब ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये सब डिस्कस कर दिया। एंट्री नंबर 56 लाइक दिस। I think this section is complete. This case is complete. But if you have any doubt, please ask. जब आप पूछते हैं तब मुझे लगता है कि शायद कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया था या डिस्कस नहीं कर पाया था। आप पूछिए, किसी को पूछना है? चलिए, अगर आपको नहीं पूछना है तो फिर हम रिकॉर्डिंग ये आप कर रहे आपने हैं। जो बताया था कि अगर वो मतलब मैन्युफैक्चर्ड है फैक्ट्री में, तो उसमें एक बार अगर हाँ फिर जीरो से बोलना, पॉइंट आपको टू वॉइस थोड़ा सा परसेंट कम आ रही है प्लीज। यस सर। हाँ बोलिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ। जी एक्चुअली सर, उसमें जो 0.02% से अगर कम रहेगा मॉर्फिन हाँ ओपीएम में, तो सर कन्विक्शन तभी भी मतलब मॉर्फिन के अकॉर्डिंग होगा या उसके अकॉर्डिंग करेंगे मतलब। देखिए, ओपीएम के डिफिनीशन में साफ शब्दों में कह दे रहा है कि अगर ओपीएम बनाया गया है और जी उसमें 0.2 मॉर्फिन से 0.2 से कम मॉर्फिन की क्वांटिटी है, तो जी जी। उसको वह ओपीएम मानने से ही इनकार कर दे रहा है। अच्छा अच्छा, जी जी। वो साफ तो शब्दों में कहता है कि ओपीएम के दो पार्ट हैं। एक तो जी कोगुलेटेड जूस ऑफ द ओपीएम पॉपी है, और दूसरा पार्ट है मिक्सचर है। लेकिन मिक्सचर वाले में साफ शब्दों में कह देता है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ द मॉर्फिन इज लेस देन 0.2 इन दैट कैटेगरी, दैट मैटर विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ओपीएम। वहाँ ओपीएम मानेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल आपको नहीं बता रहा था, 1 लीटर दूध है और 100 लीटर पानी है, जी तो जी हम जी उसको जी, ठीक पानी है सर। कहेंगे या दूध कहेंगे? आप बिल्कुल सर, है ना? ठीक है सर, समझ गया समझ गया, थैंक यू सर। बस चलिए, ठीक है, तब मैं आप करूं। सर हाँ सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। सर ये परमिसिबल लिमिट क्या होगी सर इसकी ओपीएम की? जैसे आपने बताया कि स्मॉल क्वांटिटी तो 5 ग्राम है, और हाँ मैं जो कमर्शियल क्वांटिटी है 250 ग्राम्स है। तो हाँ सर ये परमिसिबल लिमिट क्या कितनी होगी सर इसकी, जो एक लेम आदमी है, नॉर्मल पर्सन उसको कैरी कर सकता है? हाँ, कैरी कर सकता है या कंज्यूम कर सकता है। देखिए, फिलहाल मैं ट्राई किया था उस नोटिफिकेशन को सर्च करने के लिए, है ना, लेकिन मैं उसको मिला नहीं मुझे, क्योंकि है ये कुछ क्वांटिटी है, जैसे कि पर्सनल कंजम्पशन के पर्पज से ये आर्गुमेंट कोई अगर लेता है कि मैंने पर्सनल कंजम्पशन के लिए मैंने यूज किया था, जैसे उत्तर प्रदेश में भी एक गांजा है, तो कुछ मात्रा है, कुछ लिमिट तक आप होली होली के टाइम में आप जाकर दुकान से भी खरीद सकते हैं। सरकार सरकार की तरफ से बिकता भी है पर्सनल कंजम्पशन के पर्पज से। हाँ यस सर, वो सर। लेकिन एक्चुअली सावन के महीने में सरकारी दुकान उसकी चलती है गांजा की, तो उस पे ही मिलता है वो। तो और वहां वही से एक मैं कह रहा रिसिप्ट हूँ मिलती ना, है कि हाँ आपने परचेज किया है, अगर रिसिप्ट नहीं रहेगा तो पुलिस पकड़ लेगी सर। तो हमारे कहने का मतलब है वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट पूछ रहा है कि पर्सनल कंजम्पशन की लिमिट क्या है। ऐसा थोड़ी नशेड़ी हो तो 10 केजी खरीद कर रख लो कि हम हाँ पर्सनल बैठ कर खाते रहेंगे, महीनों महीना पीते रहेंगे। तो पर्सनल कंजम्पशन की एक लिमिट है। अब मुझे वो नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि मैं बता सकूं कि हाँ उसका कितना लिमिट से हम उसको पर्सनल कंजम्पशन में रख करके उसको ड्रॉप कर देंगे। क्योंकि हमें इसका तो मिल गया था, जैसे बहुत सर्च किया तो ड्रग्स की क्वांटिटी वाला मिल गया था कि क्या है कितना है, लेकिन वो वाला मुझे मिला नहीं। अगर मुझे मिलेगा मैं 3-4 दिन ट्राई करूंगा, पढ़ाऊंगा 3-4 दिन क्लास, अगर मिल गया तो मैं खुद आपको शेयर कर दूंगा, या अगर आप लोगों को कुछ मिले तो आप जरूर मुझे शेयर कर दीजिएगा, मुझे भी मालूम चल जाएगा। ठीक ना? सर उसके लिए ओके सॉरी। सर।
हाँ पूर्णिमा बोलो। सर ये इसमें एक लाइन आई है, अशोक कुमार एंड इंडिपेंडेंट विटनेस वाज नॉट एग्जामिन्ड बाय द प्रोसिक्यूशन एज ही हाँ हैड बीन वन ओवर बाय द एपिलेंट। सर इसका हाँ क्या मतलब हुआ सर, देखो कि वो एक्चुअली उसको क्या हुआ एग्जामिन क्यों नहीं किया सर? हाँ रीजन मैं बता देता हूँ। हुआ क्या कि जब हम पढ़ाएंगे आपको सर्च एंड सीजर का एक चैप्टर है, केस सेक्शन भी आएगा। एक्चुअली होता क्या है कि पुलिस को मालूम है, पुलिस क्या करता है कि एनडीपीएस एक्ट के केसेस में अगर पुलिस लेकर जाती है ना कोर्ट के पास, तो कोर्ट मोस्ट चांस रहता है कोर्ट रिलाई नहीं करती है। पुलिस क्या करती है कि 90% क्रिमिनल को जानबूझ करके फंसा देती है। तो उससे पुलिस के पावर को रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज पुलिस को अगर हम पावर नहीं देंगे, मान लीजिए हमने पुलिस के साथ हमारा डिस्प्यूट हो गया, पुलिस क्या करेगी, अपने पॉकेट से थोड़ा सा 10 ग्राम निकालेगी गांजा या 10 ग्राम अफीम निकालेगी और आपके कार में डाल देगी और रोक करके एंट्री में डाल देगी कि आपके कार से 10 ग्राम गांजा की रिकवरी हुई। तुरंत आपका 4 व्हीलर भी सीज हो जाएगा और यस आपको 4 व्हीलर भी सीज हो जाएगा और कई दिनों तक आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मिसयूज होने के चांस बहुत ज्यादा है। मुझे याद है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो खासा थे हमारे, मतलब बचपन में क्या करते थे, हम लोग भी ठीक ठाक नहीं थे। तो होता क्या था कि एक बार भैया हमारे कह रहे थे, भाई जो भी है मतलब फिलहाल वो मिलिट्री में उसका दिक्कत नहीं है, वो हमें बोले कि यार वो बहुत उस तरह का दोस्त है, ऐसा करते मोबाइल दे दो। वो बोले हमें, बचपन की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय 8वीं 9वीं में रहे होंगे। वो बोले यार वो बहुत वो कर रहा है, उसको फंसाना है। तो मेरा क्या करना है भाई, वो बोले देखो करना कुछ नहीं है, बस कहीं से लेकर के आना है गांजा और खोआ लेकर के जाता है बस में, बचपन की बात बता रहा हूँ। खोआ लेकर जाता है बस में, ऐसा करेंगे उसे बस में उसे खोआ में ही होता है ना भाई, खोआ ला देगा और चढ़ा रहेगा सर पर, खोआ लिए रहेगा, उसी में थोड़ा सा उसी में रख देंगे उसके जो बर्तन होता है और पुलिस को बता देंगे कि यहाँ खोवा में गांजा लेकर के जा रहा है। वो अरेस्ट हो जाएगा और कभी उसको बेला नहीं मिलेगी और जेल में ही रह जाएगा। तो फिलहाल उसमें मुझे डर लग गया थोड़ा सा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ कि कितना खतरनाक प्रोविजन है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को इस तरह का अरेस्ट कर लेगी और आपको इस तरह सा प्रॉब्लम है। तो वहां पे सेफ्टी ये लिया गया है। उसी सेफ्टी को लेकर के दो केस डिस्कस भी करूंगा, सेक्शन 41 का, सेक्शन 41 और सेक्शन 50 डिस्कस करूंगा। तो उसमें सेफ्टी ये लिया जाता है कि जब आप इस तरह का जब आप सर्च करते हैं, सीजर करते हैं, तो आप एक इंडिपेंडेंट विटनेस को भरसक प्रयास करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस रहे जो देखे, जो बताए कि हाँ हमारे सामने ही पुलिस ने इसका रिकवरी किया है। तो इसमें क्या हुआ था, पुलिस को जैसे डाउट हुआ कि हाँ वो व्यक्ति कुछ समथिंग अनवांटेड चीज कैरिंग कर रहा है, तो उधर रोड भाई पब्लिक रोड है, तो रोड के साइड से उधर से एक व्यक्ति अशोक कुमार नाम का व्यक्ति आ रहा था। पुलिस ने उसको रोका, कहा कि देखो ऐसा है ना कि हम लोग इस व्यक्ति का इसका सर्च करने जा रहे हैं, तुम हमारे सामने लिखो कि तुम हम लोगों ने तुम्हारे सामने इसका सर्च किया है और तुम्हारे सामने क्या जो भी मिला होगा वो लिख देना। तो पुलिस ने अशोक कुमार के सामने सर्च किया और वहां पे दिखा दिया कि इसके सामने सर्च, थोड़ा रुक जाओ भाई, व्हाट्सएप मत किया करो, मैसेज मत किया करो। पुलिस ने उसके सामने दिखा दिया कि हाँ इसके सामने रिकवरी हुई है। बाद में वो जब केस चलना शुरू हुआ तो अशोक कुमार ने कह दिया कि नहीं नहीं मेरे सामने रिकवरी ही नहीं हुई। अशोक कुमार होस्टाइल हो गया। शुरू में वो किसका विटनेस था, शुरू में पुलिस का विटनेस था, शुरू में कह रहा था कि हाँ हमने देखा था कि हमारे सामने वो लिखवाया गया है, सामने रिकवरी हुई है। बाद में कह रहा था कि अरे हमसे तो जबरदस्ती धमका करके लिखवा लिया गया। होता क्या कि अब कोई भी व्यक्ति जान जाए कि हार्डकोर क्रिमिनल है, 1 करोड़ों रुपए का स्मगलिंग करता है, तो जब करोड़ों रुपए का स्मगलिंग करता है तो आपको आपको पता चल जाए कि हम जिसका खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं वो करोड़ों का स्मगलिंग करता है, कल को मुझे मार देगा, मेरे पत्नी को मार देगा, बच्चे को मार देगा, तब तब गवाही देंगे। वो होस्टाइल हो गया। इसीलिए होस्टाइल होने की वजह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्टेट ने अपनी तरफ से उसका एग्जामिन नहीं किया। समझ आया कि नहीं? हाँ जी सर। सर जो विटनेस है अब बोलो। बाहर का अगर कोई नहीं मिलता है तो पुलिस अपने में से किसी को विटनेस रख सकती है? देखो वो पार्ट हमारा सर्च एंड सीजर का आता है। सीआरपीसी अगर आप सेक्शन 100 पढ़े होंगे तो आप कुछ जानते भी होंगे बेसिक चीज।
उस पार्ट को आने दीजिए, तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही आप मान के चलिए कि हाँ, अशोक कुमार के सामने इसकी रिकवरी हुई थी, लेकिन अशोक कुमार को स्टाइल हो गया, इसलिए वहां पर उसका एग्जामिन प्रोसिक्यूटर ने अपनी तरफ से नहीं किया। दैट इज सफिशिएंट। क्या सर्च कर, कैसे सर्च होगा, कैसे सीज किया जाएगा, क्या उसका राइट है, इसके लिए हमारे केस में केसेस मेंशन किए गए हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है। Yes. थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स फॉर टेकिंग द क्लास। थैंक यू सर। बिल्कुल, चलो। Thank you, sir. Thank you.